नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर हुई ईडी के एक्शन की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कैसे घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र में क्यों सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा बरपा हुआ है। वहीं तीसरे मुद्दे में आपको बताएंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर पीएम मोदी और शीर्ष नेताओं ने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया है। वहीं आखिर में आपको बताएंगे पेरिस में जारी पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन कैसे चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक ओर आप संयोजक और सीएम केजरीवाल जेल में हैं, तो वहीं ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वक्फ बोर्ड घोटाले जुड़े मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। वहीं आप विधायक की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चली है। जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, दूसरी तरफ आप लगातार बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी को एक और झटका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में की गई है। इससे पहले ईडी सुबह विधायक के घर छापेमारी करने पहुंची। एजेंसी के अधिकारियों को घर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। विधायक और अधिकारियों के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हालांकि बाद में एजेंसी ने दिल्ली पुलिस की मदद से विधायक को गिरफ्तार कर लिया। आप विधायक का बीजेपी पर बड़ा आरोप। इससे पहले आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी जानकारी दी थी। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुंच चुकी है। ईमानदारी से अवाम की खिदमत करना गुनाह है। और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को, मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम। आपने बताया तानाशाही रवैया। वही आम आदमी पार्टी भी अपने विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थन में आ गई है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आप विधायक 3 कमरों के मकान में रहते हैं। ईडी कितनी बार उनके मकान में छापा मारेगी, ये घटिया राजनीति का उदाहरण है। अब उसी मामले में अब एक तीसरी एजेंसी आ गई, अब ईडी आ गई। ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे।
वहाँ उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई है, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंचे। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है, और शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को। इनको कितनी बार तो कोर्ट ने लताड़ दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार हर मामले में कह रही है। मनीष सिसोदिया जी को बेल दी तब बोला, अरविंद केजरीवाल जी को जब नीचे बेल मिली तो ट्रायल कोर्ट ने बोला, अभी 2 दिन पहले दोबारा से जब के कविता जी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने भी बोला कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने केंद्र शासित एजेंसी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फिर घेरा। उधर आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को घेरा है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, अमानतुल्लाह खान 2024 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई नया मामला नहीं है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अमानतुल्लाह खान क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज सुबह उनके घर पे 1.5 साल हुई थी, जो उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि अगर आप चोरी कर रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से दिल्ली वक्फ बोर्ड में हत्या कर रहे हैं, और वो पैसा जो जमात पे खर्च होना चाहिए उस पैसे का गबन कर रहे हैं, कानून अपना काम करेगा। दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता उन परिंदों की तरह हैं जो दाना देखते हैं, फंदा नहीं देखते। जितनी देर भ्रष्टाचार करते रहे तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, और जब कानून काम कर रहा है तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना। सौरभ भारद्वाज जिसको गुंडागर्दी बता रहे हैं कि कैसे ईडी में आके सौरभ भारद्वाज को समझना चाहिए कि उनके आधी पार्टी जमानत पर है, और वो सब अमानतुल्लाह खान तो कोई गुंडों के प्रतीक रहे हैं। उनकी गुंडाई के चर्चे वो यहाँ दिल्ली में भी, यूपी में भी हम सुनते रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को खुद अपने नेताओं और अपनी गिरफ्तार में करना है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट और आया है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, दिल्ली वाले अब इन्हें सबक सिखाएं। कोई बात नहीं, समय आ रहा है, सौरभ भारद्वाज अपनी चिंता कीजिए। देखिए, भ्रष्टाचारियों की वहाँ तो रेडी होगी। इसमें अगर मैं आपको तथ्यात्मक बात बताना चाहूँ तो सुप्रीम कोर्ट में अमानतुल्लाह खान 2024 की शुरुआत में गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करी थी कि उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स नहीं दिए जाए और उनको इससे रिलीफ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अपीयर होंगे और जो समन्स है उसका आपको पालन करना होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इस देश के अंदर कानून की व्यवस्था में कानून के हिसाब से जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अमानतुल्लाह खान पे कोई नया केस नहीं है, ये पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अमानतुल्लाह खान ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं कि वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपने रेजिडेंस में अलाउ नहीं करना चाहते। ये ऑलरेडी पास में जेल जा चुके हैं। कट्टर भ्रष्टाचारियों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। और जितनी भी ये कानूनी कार्रवाई हो रही है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे हो रही है और उसके सुपरविजन में हो रही है। तो अगर इस कार्रवाई को क्वेश्चन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट के विजडम को क्वेश्चन करें। अमानतुल्लाह पर क्या लगे हैं आरोप? जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए काली कमाई की है। इस अवैध कमाई का इस्तेमाल अपने करीबियों के जरिए रियल एस्टेट में किया है। ईडी का आरोप है कि अध्यक्ष रहते अमानतुल्लाह ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दिया और वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया। जांच एजेंसियों ने अमानतुल्लाह पर वक्फ के फंड का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप है। क्या है दिल्ली का वक्फ घोटाला? दरअसल आपको बता दें कि नवंबर 2016 में वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे शिकायत में कहा गया था कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के कई स्वीकृत और गैर स्वीकृत पदों पर अवैध तरीके से भर्ती की। मामले की सीबीआई जांच हुई थी। इसमें यह बात सामने आई कि अमानतुल्लाह खान ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की और मनमाने तरीके से अपने चहेतों की नियुक्तियां की। मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई के बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। सितंबर 2022 में इस घोटाले की जांच के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को कौशल इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के घर से डायरी भी मिली
कौशर को अमानतुल्लाह का करीबी माना जाता है। एसीबी का शक था कि अमानतुल्लाह ने करोड़ों रुपए हवाला के जरिए दुबई भेजे थे। इसके बाद ईडी ने 10 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के 5 ठिकानों पर छापा मारा था और ईडी लगातार इस मामले में एक्शन में नजर आ रही थी, जिसके बाद अब आप विधायक की गिरफ्तारी भी कर ली गई। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा बरपा हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के व्यवहार को लेकर मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए विधानसभा सचिव को प्रस्ताव भी दे दिया। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ स्पीकर व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई और विधानसभा सचिव को एक प्रस्ताव दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 6 विधायकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। अध्यक्ष से टिप्पणी पर खेद व्यक्त करने का आग्रह किया गया था, लेकिन उनका रवैया अलग तरह का हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष को तरजीह नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सूरत में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी जिक्र करते हुए, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ बोला, विधानसभा के बाहर मीडिया में बहुत कुछ बोला, उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए सचिव विधानसभा को एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट, और नियम 274 के अंतर्गत हमने ये आज रेजोल्यूशन दिया। और नियम के मुताबिक जब इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाही का संचालन नहीं करता है, वह तुरंत आसन छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अलग तरह की परिस्थिति है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विपक्ष को पता ही नहीं है कि इन्हें करना क्या है। वे वॉकआउट करने के लिए सदन में आते हैं, जनता के विषय उठाने के लिए सदन में नहीं आते। विपक्ष को अपना विषय उठाना चाहिए, हम उनकी सब बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, माननीय विपक्ष को यही नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने करना क्या है। पहले उन्होंने बोला जो कि कोई और नोटिस दिया, फिर बोला कि अब स्थगन प्रस्ताव लाया जाए नियम 67 के तहत। अच्छी बात होती, हमने तो हमारे विधायकों ने 130 के तहत वित्तीय स्थिति पर प्रस्ताव लाने की बात की है, हमने तो पहले की है। वो कंफ्यूज से लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद आपकी बात सुनेंगे, तो उनको क्वेश्चन आवर तक इंतजार करना चाहिए था। आज ही का तो दिन था। अगर क्वेश्चन आवर पर भी उन्होंने वॉकआउट करना था तो क्वेश्चन आवर के बाद कर लेना था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अब इनमें नेता कौन है ये नहीं समझ आ रहा कि किससे बात की जाए, क्योंकि एक बात कुछ और करता है, दूसरी बात कुछ और करता है। समझने की बात है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, विकास से जुड़े हुए आप मुद्दे आप उठाइए। जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और जो वित्तीय कुप्रबंधन पिछली सरकार ने किया, उससे जुड़ा हुआ मुद्दे पर हम ला रहे हैं, सरकार चर्चा ला रही है, ये स्थगन ला रहे हैं, सेम ही चीज है, लेकिन उस पर भी भाग नहीं ले रहे और वॉकआउट करके आ रहे। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन की बैठक की शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष प्रश्नकाल शुरू होने से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाता रहा। विपक्ष के सदस्य अपनी बात रखने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्हें स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सीधे प्रश्नकाल शुरू कर दिया।
इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्रियों से प्रश्न करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों के प्रश्नकाल में भाग नहीं लेने पर उन्हें गैर हाजिर मानते हुए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। करीब 2:15 पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद प्रश्नकाल विपक्ष की गैर हाजिरी में ही चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। इसी के चलते पार्टी ने सदस्यता अभियान 2024 को आज लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से इस अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस मेंबरशिप अभियान में सबसे पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं बीजेपी के इस बड़े अभियान के लिए देश के सभी राज्यों को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। बीजेपी का संगठन महापर्व सोमवार से शुरू हो गया है। बीजेपी ने देश भर में रिकॉर्ड 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अभी 18 करोड़ सदस्य हैं, जो कि सोमवार को शून्य पर आ गए हैं और फिर एक नए सिरे से लोगों को सदस्य बनाने का काम शुरू हो गया है। इस मेंबरशिप अभियान में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाने का काम किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों के लिए वो आदर्श हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को अपने आप में जिया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन प्रथम है। और इसलिए जब भी संगठन को आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने व्यस्ततम समय में भी संगठन के लिए प्रथम प्रायोरिटी रखते हुए, प्रथम दर्जे का उसे मान्यता देते हुए, वो पार्टी के हर बारीकियों में भी अपना ध्यान लगाकर पार्टी कैसे बढ़ सकती है और कल पार्टी कैसे और आगे बढ़ सकती है, इसकी चिंता करते हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी
नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर में फैले हुए करोड़ों भाजपा के शुभ चिंतकों के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि आज ही मोदी जी के सदस्यता लेते ही हमारा 2024 का सदस्यता अभियान एक प्रकार से फिर से चालू होगा और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। जैसे नड्डा जी ने बताया, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, मगर पूरे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आज भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखे तो 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ, सातत्यपूर्ण तरीके से हर 6 साल में अपनी सदस्यता अभियान को नहीं करता है। केवल और केवल हम अकेले ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमें गौरव है। दरअसल बीजेपी पार्टी का ये सदस्यता अभियान ऑनलाइन मोड पर शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन करके कोई भी सदस्य बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 साल ही पार्टी का सदस्य रह सकता है। 6 साल होने के बाद एक बार फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। बीजेपी के इस अभियान के तहत जो शख्स भी पूरे देश में से बीजेपी का सदस्य बनेगा, उसकी पूरी कुंडली पार्टी के पास होगी। इस अभियान में AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे एक ही व्यक्ति को 2 बार पार्टी का सदस्य बनने से रोका जा सके। इस स्कीम के तहत पार्टी का मिशन पार्टी को मजबूत करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ना है, जिसके तहत बीजेपी पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में 24 साल के निशात कुमार ने पुरुष वर्ग के हाई जंप T47 प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत लिया है। निशात अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसेंड के बाद दूसरे नंबर पर रहे। टाउनसेंड ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं महिला एथलीट प्रीति पाल ने वुमेन्स 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निशात कुमार ने भारत को दिलवाया सिल्वर मेडल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीट्स का कमाल जारी है। पुरुषों की हाई जंप में भारतीय एथलीट निशात कुमार ने कमाल दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। निशात ने 2.04 मीटर के सीजन की अपने सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। इसके साथ ही भारत ने इस पैरालंपिक में 7वां मेडल जीत लिया। वहीं एथलेटिक्स में यह भारत का तीसरा पदक है। निशात ने 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। पुरुषों की हाई जंप में अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसेंड पहले नंबर पर रहे। उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। टाउनसेंड ने टोक्यो पैरालंपिक में भी गोल्ड जीता था। क्या है खिलाड़ियों के बीच बनाया दबदबा। निशात ने इस प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ियों के बीच अपना दबदबा बनाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि टाउनसेंड ने 2.12 मीटर का मार्क पार करते हुए सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल जीत गए। बता दें कि निशात ने टोक्यो से अपने पदक को और बेहतर बनाने के लिए पेरिस पैरालंपिक में भाग लिया था। हालांकि अमेरिकी एथलीट टाउनसेंड एक बार फिर निशात के लिए बाधा साबित हुई। 7वें नंबर पर रहे भारत के रामपाल।
इस बीच एक अन्य भारतीय हाई जंपर रामपाल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि वह 7वें नंबर पर रहे। निशाद से पहले पेरिस पैरालंपिक के एथलेटिक्स में प्रीति पाल ने अपना दूसरा पदक जीता था, जो महिलाओं की 200 मीटर T35 प्रतियोगिता थी। मां रह चुकी है वॉलीबॉल खिलाड़ी। बता दें कि 6 साल की उम्र में निशाद को एक गंभीर हादसे का सामना करना पड़ा था। तब उनके परिवार के खेत पर घास काटने वाली मशीन से उनका दाहिना हाथ कट गया था। इसके बावजूद उन्होंने खेलों में खासकर एथलेटिक्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके लिए उनकी मां ने उन्हें प्रेरित किया, जो खुद एक राज्य स्तरीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और डिस्कस थ्रोअर रही है। निशाद ने 2009 में पैरा एथलेटिक्स में कदम रखा था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदक वीर अवनी लेखरा शूटिंग गोल्ड मेडल विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, मोना अग्रवाल शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, प्रीति पाल एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 100 मीटर रेस, मनीष नरवाल शूटिंग सिल्वर मेडल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, रूबीना फ्रांसिस शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, प्रीति पाल एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 200 मीटर रेस, निशाद कुमार एथलेटिक्स सिल्वर मेडल मेंस हाई जंप। पैरालंपिक में प्रीति का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। यह इस पैरालंपिक में प्रीति का दूसरा ब्रॉन्ज है। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। इसके साथ ही पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों की संख्या अब 8 हो गई है। भारत ने अब तक 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। अवनी ने R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार को स्वर्ण पदक जीता था। अवनी ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। बता दें कि 22 साल की अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक बनाए, जो कि एक पैरालंपिक रिकॉर्ड है। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना ने 228.7 अंक स्कोर किए हैं। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में भी इसी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, यानी उन्होंने अपने टाइटल का बचाव किया है। पेरिस गए भारतीय खिलाड़ियों का पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक भारत की झोली में 8 मेडल डाल दिए हैं और साथ ही आने वाले मुकाबलों में भारत के खाते में और मेडल आने की संभावना बनी हुई है। अब देखना ये रहेगा कि क्या भारतीय खिलाड़ी आने वाले मुकाबलों में भारत को कितने और मेडल दिला पाते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क ANB न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।